हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ। इसमें हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उसका चैप्टर नंबर 5 यानी कि 5th हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आज का लेक्चर नंबर है 2nd। ओके जी, आज के लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 1 के अंदर परफॉर्मेंस क्या होता है, उसका मीनिंग, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस कौन से होते हैं, 2 टाइप के मैंने बताए थे, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्ट परफॉर्मेंस जिसको टेंडर बोलते हैं। अटेम्प्ट परफॉर्मेंस की कंडीशंस क्या होती है वो हमने समझा था। फिर कौन जो है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड करेगा, है ना, वो हमने समझा अच्छे से, वो खुद करेगा या कोई एजेंट कर सकता है। उसके बाद में हमने परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस को अच्छे से समझा था और फिर हमने लेक्चर क्लोज कर दिया था। आज के लेक्चर के अंदर सेकंड लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे और इस परफॉर्मेंस चैप्टर का, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है जब वो परफॉर्म करेगा तो किस टाइम पे करेगा और किस जगह पे करेगा। अगर टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, नो टाइम फिक्स, कोई टाइम फिक्स नहीं है, परफॉर्मेंस विद इन रीजनेबल टाइम, सेक्शन नंबर 46 से 50 इसमें लगते हैं कि भैया अगर टाइम फिक्स नहीं कर रखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म करना है तो उस केस के अंदर जो रीजनेबल टाइम है वो माना जाएगा। रीजनेबल टाइम जो है वो डिपेंड करता है अलग अलग केस पर। जैसे कोई पेरिसेमेबल गुड्स है या आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया है, तो भैया अब जोमेटो से ऑर्डर आपने कुछ किया है तो वो तो भाई 10-15 मिनट में, आधे घंटे में जो टाइम लिखा हुआ उसमें डिलीवर होगा, अगले दिन थोड़ी होगा डिलीवर। ठीक है, तो रीजनेबल टाइम का मतलब जैसे पेरिसेबल गुड्स हो गया जो जल्दी खराब हो जाएगा, कुछ कंज्यूमेबल आइटम है ना। अगर कंज्यूमेबल आइटम नहीं है, किसी ओकेजन पे आप कोई मंगा रहे हैं और उस डेट पे वो सामान नहीं आ रहा है, तो अलग अलग केसेस में रीजनेबल टाइम अलग अलग हो सकता है और उसकी डिलीवरी का टाइम भी अलग अलग हो सकता है। बट अगर टाइम जो है वो फिक्स है, फिक्स टाइम, नो एप्लीकेशन, तो फिर कोई एप्लीकेशन नहीं। अगर टाइम फिक्स था कि इस दिन इस समय पर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था तो होगा उस डेट पर, परफॉर्म ऑन ड्यू डेट ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। जैसे जो बिजनेस आवर्स है उसका जो डेट है, जो टाइम दिया होता परफॉर्म करना है, टाइम फिक्स है, कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। फिक्स टाइम एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, टाइम तो फिक्स था लेकिन एप्लीकेशन रिक्वायर है। कैसे? प्रोमिसी मस्ट डिमांड परफॉर्मेंस। यानी कि टाइम तो फिक्स है लेकिन वो टाइम फिक्स क्या है कि सामने वाला जब बोलेगा तब गुड्स डिलीवर होगा। जैसे ए एग्री टू डिलीवर गुड्स व्हेन बी आस्क। ए बोल रहा है मैं तुमको गुड्स डिलीवर तभी करूंगा जब बी उसकी डिमांड करेगा। तो अब यहां पर फिक्स तो है लेकिन बी की जो है डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो जब डिमांड करेगा तब डिलीवर होगा। ओके जी, ठीक। नो प्लेस फिक्स, अगर कोई प्लेस फिक्स नहीं हो तो प्रोमिसर मस्ट आस्क प्रोमिसी टू फिक्स रीजनेबल प्लेस। उस केस में जो ऑफरर है, जो प्रोमिसर है, जो गुड्स की डिलीवरी करेगा, वो एक्सेप्टर को, ऑफरी को बोलेगा भाई टाइम फिक्स कर लो। मैनर प्रिस्क्राइब, अगर डिलीवरी का टाइम तो है ही, उसके अलावा उसका तरीका जो है वो अगर पहले से ही, तरीका यानी उसका जो मेथड है वो पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, उसी हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे बिजनेस लॉ की हमारा पेड कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर आप लाइव क्लास मुझसे ले सकते हैं। अब आप फी पे कर देते हैं ऐप के अंदर, तो वहां पर तरीका क्या बताया हुआ है? तरीका ये बताया हुआ है कि आप घर बैठे अपने डिवाइस के अंदर जो है लाइव क्लास अटेंड कर पाएंगे। ऑनलाइन क्लास का आपको तरीका बताया तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे ना, आपको ऑफलाइन थोड़ी पढ़ाया जाएगा, आपको कहीं जाना थोड़ी, फिजिकल सेंटर पे थोड़ी जाना है, घर पे बैठे ही मोबाइल में पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही कोई जो तरीका होता है, मैनर जो होता है, अगर वो पहले से प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी मैनर से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब ये रेसिप्रोकल नाम सुनकर के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पर कुछ तुक्का नहीं लगा सकते। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तभी इसका आंसर कर सकते हो। देखो,
रेसिप्रोकल को छोड़ो, पहले यहां देखो दो वर्ड, प्रोमिसेस यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो वादा किया गया है, जैसे ए ने वादा किया बी को कि मैं तुमको मेरी बाइक सेल करूंगा 40,000 में, तो और बी ने बी ने बोला ठीक है मैं तुमको 40,000 रुपीज पे कर दूंगा, तो ये देखो प्रॉमिस हो गया, ए ने बी से कर दिया, बी ने ए से कर दिया। तो ये जो प्रॉमिस है ये परफॉर्म कैसे करेगा, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल है। अब देखो क्या है, व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रॉमिस, when two or more promises from the consideration of each other they are called reciprocal promises। जैसा कि एक दूसरे से जो प्रॉमिस करते हैं, जैसा कि इन सिंपल वर्ड promises that depend on each other, promises जो एक दूसरे पे निर्भर करती है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल promises। ए ने एग्री किया अपनी बाइक बेचना बी को 40,000 रुपए में, तो ए ने प्रॉमिस किया मैं तुमको बाइक दूंगा, बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको 40,000 रुपए दूंगा, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो गई, दोनों को वो प्रॉमिस निभानी पड़ेगी, और अगर दोनों वो प्रॉमिस निभा लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर जाता है, और उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म कर गई। एज प्रॉमिस गिवन बाइक, बीज प्रॉमिस पे मनी, दीज आर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। देखो सिंपल था ना बहुत, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, क्या क्या टाइप होते हैं, फर्स्ट है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट प्रॉमिसेस, सेक्शन नंबर 51। ये क्या होती है, बोथ प्रॉमिसेस मस्ट बी परफॉर्म एट द सेम टाइम, बाइक डिलीवर करी पैसे मिल गए, ये हो गई आपकी म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट प्रॉमिस। नेक्स्ट, प्रॉमिस टू बी परफॉर्म इन अ सर्टेन ऑर्डर, कोई एक ऑर्डर है भाई, पहले तुम मुझे बाइक दोगे, उसके बाद 2 दिन बाद में मैं तुमको पैसा दूंगा, तो ये जो है ना ये ऑर्डर डिसाइड हो गया, ठीक है, सेम टाइम पे नहीं हो रहा है, दोनों प्रॉमिस सेम टाइम पर परफॉर्म नहीं कर रही है, तो सम टाइम प्रॉमिसेस कैन नॉट बी परफॉर्म एट द सेम टाइम, दे मस्ट बी डन एट अ फिक्स ऑर्डर। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस वन प्रिवेंटेड, सेक्शन नंबर 53। ये देखिए, if one party prevent the other from performing the contract become voidable by the party prevented। ये जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होती है, जब ये पार्टी प्रिवेंट करती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी होता है। द प्रिवेंटिंग पार्टी मे आल्सो हैव टू पे कंपनसेशन, और प्रिवेंटिंग पार्टी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। सर समझ नहीं आया, देखो एग्जांपल, ए एग्री टू सप्लाई गुड्स टू बी, ए ने बोला मैं तुमको सप्लाई कर दूंगा गुड्स बी को, बट बी रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ए ने बोला मैं तुमको गुड्स डिलीवर कर दूंगा तो पेमेंट कर देना, जब ए गुड्स डिलीवर करने गया बी ने प्रिवेंट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए कैन कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट, ए कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को और क्लेम भी कर सकता है अपनी डैमेजेस के लिए जो रिफ्यूज की वजह से हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा डिपेंडेंट प्रोमिसेस। अब ये क्या होती है, इफ परफॉर्मेंस ऑफ वन प्रोमिस डिपेंड ऑन अदर बीइंग डन फर्स्ट, पहले वो करेगा फिर मैं करूंगा, एक ऑर्डर वाला ही हो गया। ए प्रॉमिस टू सप्लाई टिम्बर टू बी सो दैट बी कैन बिल्ड अ हाउस, ए ने प्रॉमिस किया है बी को कि मेरे लिए घर बना दो और मैं तुमको टिम्बर यानी कि जो लकड़ी है वो सप्लाई कर दूंगा, दैट बी कैन बिल्ड हाउस, उसके बाद बी मकान बनाएगा। तो अब यहां पर बी वेट कर रहा है कि ये टिम्बर सप्लाई करे तो उसके लिए मैं लकड़ी का मकान बनाऊं। अब अगर ए जो है वो टिम्बर सप्लाई नहीं कर रहा तो बी कैसे परफॉर्म करेगा, समझ में आया। ए फेल टू सप्लाई, बी नीड नॉट बिल्ड, बी जो है मकान नहीं बनाएगा। फिर होती है इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस। ये क्या होती है, प्रोमिसेस आर इंडिपेंडेंट, ईच मस्ट बी परफॉर्म्ड इवन इफ द अदर डज नॉट। ए प्रॉमिस्ड टू डिलीवर राइस ऑन 1 जुलाई, ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको राइस जो है 1 जुलाई को परफॉर्म कर दूंगा, और बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको 15 जुलाई को पेमेंट करूंगा। तो ए ने परफॉर्म कर लिया, बी बाद में परफॉर्म करेगा। ओके, इफ ए फेल, अगर ए फेल हो गया, बी मस्ट स्टिल पे ऑन 15, ही सेपरेटली सू ए, और उसके बाद वो ए पर केस भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है लीगल और इलीगल प्रोमिसेस। ये प्रॉमिस जो है एक साथ होती है, ठीक है, लीगल और इलीगल प्रॉमिस सेक्शन नंबर 57, 58, और ये दोनों एक साथ होती है। इफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंसिस्ट ऑफ वन लीगल एंड वन इलीगल प्रोमिसेस, लीगल पार्ट वैलिड होता है, इलीगल पार्ट वॉइड होता है। सर कैसा, एग्जांपल देखो, ए प्रॉमिस किया टू सेल हिज हाउस टू बी, तो ये लीगल प्रॉमिस है, ठीक है, एंड आल्सो एग्री टू स्मगल गुड्स टू बी। देखो ए ने बोला बी को मैं तुमको मेरा मकान बेचूंगा, ये लीगल है प्रॉमिस। ए ने बोला मैं तुमको स्मगल करूंगा गुड्स बी को, तो ये इलीगल हो गया, ठीक है। तो सेल ऑफ हाउस वैलिड है, स्मगलिंग जो है वो वॉइड है। ओके,
अब यहाँ पर नीचे इनको अच्छे से समराइज किया हुआ है, हम आगे चलते हैं। टाइम एज ए एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस होता है। जैसे इफ टाइम इज एसेंशियल, टाइम जरूरी है, उसी टाइम पे गुड्स की डिलीवर होनी चाहिए थी, उसी टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए था। जैसे किसी की शादी है और डीजे वाले से, बैंड वाले से, घोड़ी वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया इस डेट को इतने बजे तुम आ जाना, उसी समय इनकी ज़रूरत है। और अगर वो डीजे वाला, घोड़ी वाला उस टाइम नहीं आता है और उसकी जगह या तो लेट आता है या अगले दिन आता है, तो भैया यहाँ पर टाइम बहुत एसेंशियल था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। दुल्हा तो शादी हो गई, बिना घोड़ी चढ़े फेरे ले लिए उसने, ठीक है, ओके जी। वेडिंग हॉल का यहाँ पर दिया हुआ है, वही वेडिंग हॉल को डेकोरेट करना था और वेडिंग डे के दिन अब वहाँ पर डेकोरेट किया ही नहीं, तो भैया इस केस के अंदर टाइम एसेंशियल था और वो अगर नहीं हुआ तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। ओके जी। इफ टाइम इज नॉट एसेंशियल, टाइम एसेंशियल नहीं है, ओनली डैमेजेस कैन बी क्लेम, यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइडेबल हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम जरूरी नहीं है, जैसे आपने भाई कोई लैपटॉप मंगाया और वो 1-2 दिन लेट डिलीवर हुआ, तो आप कंपनसेट कर सकते हो, है ना। आपको कुछ भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि बाद में लैपटॉप को यूज ही नहीं कर सकते। ओके, तो लेट डिलीवरी ऑफ फर्नीचर स्टिल यूजेबल, ठीक है, वो यूजेबल होती है। तो इस केस के अंदर डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड, वॉइडेबल नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो सकता है इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। देखो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग से इम्पॉसिबल है, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर ही नहीं सकता, कैसे लाएगा भी चांद तारे तोड़ के, नकली वाले थोड़ी लाने, ठीक है। ओके, तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है, ऑलरेडी इम्पॉसिबल एट अ टाइम ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के टाइम ही पता होता है कि ये वॉइड है, ये एग्री टू डिस्कवर ट्रीजर बाय मैजिक। अब मैजिक से कुछ आप कर लोगे तो ये वॉइड ही हुआ ना, ऐसा मैजिक से थोड़ी होता है, वो तो ट्रिक होती है, कोई मैजिक वैजिक नहीं होता। ओके, ठीक। कुछ होते हैं जो बाद में इम्पॉसिबल हो जाते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब तो वैलिड थे, बाद में इम्पॉसिबल हो जाते हैं। जैसे अभी आपको पता है ना कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया इंडिया पे 50%, जिस वजह से जो इंडियन गुड्स हैं कुछ गुड्स पे लगाया है, जैसे ज्वेलरी हो गई, इन सब पे लगाया है। और तो अब वो बाहर गुड्स महंगा जाएगा, यूएसए के अंदर उसकी 50% रेट बढ़ गई और वो 50% जो एक्स्ट्रा रेट बढ़ी है वो गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट के फंड में टैक्स के रूप में जाएगी, जिसको टैरिफ बोलते हैं। तो अब उस केस के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले किए हुए थे और वो अब हो सकता है परफॉर्म ना कर पाए, तो गवर्नमेंट के कोई बैन की वजह से, है ना, जैसे बाद में इम्पॉसिबल हो जाए, है ना, इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बट गवर्नमेंट बैन इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बाहर से गुड्स मंगाने का या एक्सपोर्ट का कर दिया और बाद में गवर्नमेंट ने उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है ना, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम क्या था भाई, परफॉर्म कर लेगा, तो इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। फिर होती है एक्सेप्शन वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वहां पर वॉइड नहीं होगा, भले ही वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पर इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ और रीजन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हारे लिए जो है एक हाउस कंस्ट्रक्ट करूंगा, ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हारे लिए बी के लिए हाउस बनाऊंगा, बी उसके बदले में पेमेंट देगा और मैं 3 महीने में बना लूंगा। लेकिन तब लग गया लॉकडाउन, कोविड-19 आ गया या कोई वॉर छिड़ गया, तो उस केस के अंदर वो इम्पॉसिबल नहीं हुआ, थोड़ा डिले हो जाएगा। ओके जी, ठीक है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड नहीं होते हैं। ओके, डिले प्रोजेक्ट ड्यू टू वॉर डिड नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ओके जी, आगे चलते हैं हम। फिर आता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब ये देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या है, सेक्शन नंबर 59 से लगाकर 61 तक है। मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, मीनिंग क्या है देखो मैं समझाता हूं एग्जांपल से। देखो फॉर एग्जांपल के लिए एक राम है, एक श्याम है। श्याम से जो है राम ने पैसे उधार लिए। देखो कौन ले रहा है, राम ले रहा है, किससे, श्याम से। क्या ले रहा है, लोन। किससे ले रहा है, श्याम से ले रहा है। तो राम ने श्याम से 5,000 रुपए लिए जनवरी मंथ में, 10,000 रुपए लिए मार्च मंथ में, 15,000 रुपए लिए जून मंथ में, अलग अलग टाइम में लिए, और इंटरेस्ट का फर्क पड़ता है ना। ओके, अब उसके बाद राम ने जो है, देखो ये श्याम से राम ने कितने रुपए उधार लिए, 5, 10, 15 और 15 30,000 रुपए ले लिए, 30,000। ओके ठीक। बाद में
राम ने श्याम को 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब ये जो 10,000 रुपए का पेमेंट किया ना, ये कौन सा पेमेंट माना जाए? जनवरी महीने का, मार्च महीने का या जून महीने का? इसी को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो ये कौन से मंथ का पेमेंट माना जाएगा? तो इस केस के अंदर 3 सिचुएशन आती है। इफ राम ने बोला है तो जनवरी महीने का लोन, तो जनवरी महीने का लोन पे होगा, यानी कि पार्टी बोल रही है, ओके। और अगर राम नहीं बोल रहा है तो श्याम कैन डिसाइड, श्याम ने डिसाइड कर लिया, वो महीने का पेमेंट होगा। अगर दोनों ही कुछ नहीं कह रहे हैं, इफ नाइदर से, ना राम ने कुछ बोला ना श्याम ने कुछ बोला, उस केस के अंदर हमारा जो लॉ है वो बोलता है जो ओल्डेस्ट लोन है वो फर्स्ट उसका अप्रोप्रिएशन होगा, फर्स्ट वो क्लियर माना जाएगा, यानी कि जनवरी मंथ वाला। ओके जी, ठीक। तो यही होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन अ डेटर ओ मनी डिफरेंट डेब्ट्स टू द सेम क्रेडिटर, सेम क्रेडिटर से अलग अलग टाइम पे पैसा उधार ले लिया एंड मेक अ पेमेंट, और एक पेमेंट कर दिया, इट हैज टू बी डिसाइडेड विच डेब्ट शुड दिस पेमेंट बी एडजस्टेड अगेंस्ट, कौन से डेब्ट को माना जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। कौन सा माना जाएगा? सो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट सिंपल मीन्स डिसाइडिंग विच डेब्ट अ पेमेंट क्लियर व्हेन मेनी डेब्ट्स आर ड्यू। और उसके केस के अंदर क्या होगा? व्हेन डेटर डायरेक्ट, यानी कि राम ने बोल दिया इस महीने का, तो वो माना जाएगा। व्हेन डेटर इज साइलेंट, डेटर साइलेंट होता है तो क्रेडिटर जो है, यानी जो श्याम बोलेगा वो पेमेंट माना जाएगा। राम श्याम दोनों ही साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हमारा लॉ बोलता है जो सबसे पुराना जो पेमेंट है वो क्लियर माना जाएगा। ठीक है, ओल्डेस्ट। ठीक, ओके, ये हो गया अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। फिर आता हमारा कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती? एक होते हैं नोवेशन कॉन्ट्रैक्ट। देखो, नोवेशन मतलब न्यू, पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों पार्टी ने बोला पुराना कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करो, उसकी जगह नया कर देते हैं, तो अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, पुराना कैसे होगा? नेक्स्ट आता है रिसेशन, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल बाय म्यूचुअल कंसेंट। दोनों ही पार्टी ने म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है, और एक दूसरे से कोई तकलीफ नहीं है। अल्ट्रेशन, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसकी टर्म्स वगैरह चेंज कर दी है, नई कंडीशंस वगैरह दोनों पार्टी ने मिलकर डाल दी है, तो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, नया वाला होगा। रेमिशन, प्रोमिसेस एक्सेप्ट लेस और एक्सटेंडेड टाइम, मतलब टाइम पीरियड या जो उसका अमाउंट है वो कुछ आगे पीछे कर दिया है। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, रेजिग्नेटेड, यानी कि पार्टी मस्ट रिटर्न बेनिफिट रिसीव्ड। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसेस, इफ प्रोमिसी डजंट कोऑपरेट प्रोमिसर एग्जीक्यूटेड। जैसे ए एग्री टू पेंट बीज हाउस, ए ने बोला मैं तुम्हारा बी का जो मकान है वो पेंट कर दूंगा, बट बी डजंट प्रोवाइड पेंट, ए इज एक्सक्यूज्ड। ठीक है, देखो, ए ने बोला बी को मैं तुम्हारा जो हाउस है वो पेंट कर दूंगा, बट उसके लिए बी मटेरियल लाके दे रहा, अब बी मटेरियल लाके नहीं दे रहा है, तो ये नेग्लेक्टेड हो गया। ठीक है, नेग्लेक्ट हो गया। ओके जी, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक और है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब माना जाएगा? बहुत सिंपल है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर जाए हो गया डिस्चार्ज। अगर वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट को नोवेशन, रेसिशन, अल्ट्रेशन, रेमिशन हो जाए तो वो डिस्चार्ज माना जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए तो भी डिस्चार्ज माना जाएगा। टाइम बीत जाए तो भी डिस्चार्ज माना जाएगा। कोई लॉ की वजह से कोई इंसॉल्वेंसी, डेथ, मर्जर ऑफ राइट हो जाए तो भी डिस्चार्ज माना जाएगा। बाय ब्रिज, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टी में से ब्रिज कर दिया जाता है तो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया है दी एंड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।